हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग एकदम बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, मैं शशिकांत जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिनॉल को बनाने की विधि। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अल्कोहल को बनाने की अलग अलग विधि के बारे में आपको बताया मैंने, और आज की क्लास में हम लोग फिनॉल को बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही इसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी भौतिक गुण पढ़ेंगे अल्कोहल और फिनॉल, इन दोनों को साथ लेकर के। ठीक है, और जब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा तो हम चलेंगे अपने फाइनल टॉपिक पे, दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं कि वो कौन कौन सी तरह की रिएक्शंस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिनॉल बनाने की विधि। ठीक है, अल्कोहल बनाने की विधि हमने देखा। आज की क्लास में फिनॉल बनाने की विधि देखेंगे। फिनॉल के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया था कि नामकरण कैसे होता है। बेंजीन के साथ OH जब लगा हुआ होता है तो उसी को हम लोग फिनॉल कहते हैं। तो देखिए, फिनॉल बनाने के लिए हमको बेंजीन डेरिवेटिव चाहिए। समझ रहे हैं? फिनॉल बनाने के लिए हमको बेंजीन डेरिवेटिव चाहिए, यानी बेंजीन डेरिवेटिव में वो कुछ भी हो सकता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है, वो सारा चीज़ अभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो फिनॉल बनाने की सबसे जो पहली विधि है आपके सामने, वो क्या है कि हैलो एरिन से, किसी से, हैलो एरिन से। तो देखिए, हैलो एरिन से फिनॉल हम कैसे बनाएंगे। अब हैलो एरिन की बात हो रही है तो आप याद कीजिएगा, यदि तो जब हम एल्काइल हैलाइड और हैलो एरिन और एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन पढ़ा रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो हैलो एरिन का खास करके जो क्लोरोबेंजीन होता था, उसका क्लोरीन जो है वो हटकर उसके जगह क्या आ जाता था, OH आ जाता था, हाइड्रोक्सिल समूह आ जाता था, तो फिनॉल बनता था। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो रिएक्शन है ये सामान्य स्थिति में नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हैलो एरिन से कैसे ये बनता है वो हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर हम सिर्फ क्लोरोबेंजीन को ही ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ क्लोरोबेंजीन ही ये रिएक्शन, हैलो एरिन में भी सिर्फ क्लोरोबेंजीन ही ये रिएक्शन दर्शा सकता है। ठीक है, ये ले लेंगे हम, और इसके साथ हम क्या लेंगे, NaOH ले लेंगे। NaOH यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक क्षार की तरह काम करेगा। ठीक है, और इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो आप याद कीजिए 3 स्टेप में ये रिएक्शन होता था, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 623 केल्विन इसको हम लोग टेम्परेचर देते थे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना देते थे, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते थे। पहले स्टेप में ये काम करते थे। तो यहाँ से क्या बनता था आपका, यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता था। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन क्या है, तो देख लीजिए, ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ये है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कैसे होता है, यहाँ से यहाँ ये स्टेप आया कैसे। तो देखिए, इसका मैकेनिज्म वैसे आपके बोर्ड लेवल पे नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आपको बस बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर NaOH है, तो NaOH जब टूटता है तो ये कैसे टूटता है, Na+ और OH- में टूटता है। ठीक है, Na+ OH- में टूटता है। तो होता क्या है यहाँ पर कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहाँ से हटेगा, और जो O- आप यहाँ पर देख रहे हैं और Na+ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए Na+ गया है, और OH- का H+ यहाँ से निकल गया, सॉरी, OH- का H+, ठीक है, H+ यहाँ से निकल गया, तो O- यहाँ पर क्लोरीन की जगह O- बचा। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म के बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, बहुत बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई HCl लेंगे, यानी कोई प्रोटॉन का सोर्स लेंगे जिससे इसको प्रोटॉन मिले। जैसे HCl है तो ये भी आप जानते हैं H+ और Cl- में टूटेगा, तो यहाँ से H+ का सोर्स इसे मिल जाएगा। जैसे ही H+ का सोर्स मिलेगा तो ये O- जो है ये इस H+ पर अटैक करके क्या कर लेगा, देखिए
ये हो गया आपका, ये OH हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ठीक है, HCl, H प्लस Cl माइनस, तो जो Cl माइनस है वो Na प्लस के साथ NaCl बना लेगा और जो H प्लस है ये O माइनस उस पर अटैक करेगा तो OH यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया। तो देखिए 2 स्टेप में क्लोरोबेंजीन लेंगे, उसको NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे इस कंडीशन पर, तो हमारा ये सोडियम, ये क्या है, ये हमारा है सोडियम फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन, और ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फिनॉल आ गया। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनोक्साइड आयन बनता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराने पे या कोई प्रोटॉन का सोर्स देने पर ये फिनॉल में बदल जाएगा। चलिए, हाइड्रोलिसिस नहीं बोलेंगे उसको, प्रोटॉन का सोर्स देने पर। चलिए, ये हो गया, इस बात को ये किस चीज़ से हो गया, हैलो एरिन से हो गया। हैलो एरिन से हमने देखा कि किस तरह से ये रिएक्शन हो जाता है। ये पहली विधि थी। दूसरी विधि की हम बात करते हैं तो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। ठीक है, बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल से। अब बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको आया था एक जगह रिएक्शन में, एल्काइल हैलाइड या हैलो एरिन चैप्टर में ही। तो देखिए ये क्या चीज़ है, ये बेंजीन है, ये तो आप जानते ही हैं, ये क्या है, बेंजीन है। अब इस बेंजीन का जब हम स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें जब हम ओलियम डालते हैं, ओलियम क्या होता है, अगर आपको नहीं याद है तो लिख देता हूँ मैं फिर से, H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस किसका मिश्रण होता है, ये SO3 का होता है, इसको ओलियम कहते हैं। तो ओलियम से बेंजीन को ट्रीटमेंट कराने पर यहाँ पर क्या होता है, इस बेंजीन के साथ एक ग्रुप जुड़ जाता है, इस बेंजीन के साथ एक ग्रुप लग जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, SO3H। इसी को अब हम क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलेंगे। ये क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिक। अब इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया, अब इससे हमको क्या तैयार कर लेना है, फिनॉल तैयार कर लेना है। तो आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, NaOH से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, NaOH डालते हैं इसमें। NaOH डालने के बाद सेकेंड नंबर में हम क्या करते हैं, इसमें NaOH के बाद तुरंत बाद जो है इसमें हम इसका H प्लस का सोर्स इसको देते हैं, है ना, कोई HCl, H2SO4 कुछ भी लेकर जो है हम यहाँ पर H प्लस का सोर्स देंगे सेकेंड नंबर में। पहले NaOH मिलाएंगे, यानी कि पहले बेसीय मतलब बेस, पहले क्षार प्रोवाइड कराएंगे, फिर एसिड प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो फाइनली जो है ये आपका क्या बनकर आ जाएगा, ये आपका बनकर आ जाएगा फिनॉल। ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, इन सब रिएक्शन का देखिए मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैकेनिज्म मुझे नहीं आता है या जो है मैं आपको उड़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। जितना आपको बोर्ड लेवल के लिए ज़रूरी है, बोर्ड लेवल के लिए ज़रूरी है, उतना ही मैं बता रहा हूँ। इसका जो है आपको मैकेनिज्म पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म तो वैसे भी बोर्ड में पूछता ही नहीं है और समझने के लिए भी यहाँ पर मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये आपकी हो गई क्या चीज़, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा फिनॉल बन सकता है। तीसरे नंबर पर हम चलेंगे डाईएजोनियम लवण से। तो याद कीजिए डाईएजोनियम लवण, आपको बताया था कि डाईएजोनियम लवण कैसे बनता है, डाईएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है ना, वो सारा चीज़ आपको बताए थे हम उसी एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में। तो सारा चीज़ जो है मैं बताकर आगे बढ़ रहा हूँ, एक भी चीज़ आपका छूटा हुआ नहीं है, तो इधर आपका टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो इसमें क्या था कि ये क्या है आपका, एनिलीन है, क्या भैया, ये एनिलीन है, इसमें कोई शक नहीं है। बेंजीन के साथ जब NH2 लगा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। अब इसका रिएक्शन जब हम NaNO2 और प्लस HCl के साथ जब कराते हैं एनिलीन का, तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से क्या बनकर आता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको बोला जाता है, हाँ देखो तुम लोग को मज़ा आना चाहिए, ठीक है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। बोरिंग जब लगेगा तब तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्यों बोरिंग लगेगा, फिल्म देखने में तो बोरिंग नहीं लगता है,
तो पढ़ने में क्यों बोरिंग लगेगा भाई। तो एनिलीन है ये, इसका नाम याद रख लीजिएगा, इसको एनिलीन कहते हैं। जब हम पढ़ेंगे एमीन चैप्टर तो उसमें और अच्छा से आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो ये बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये जो बन गया हमारा डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम लवण, ये क्या है, एक तरह का डायजोनियम लवण है। इस डायजोनियम लवण का नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब इसी से तो हमारा फिनॉल तैयार होगा, इसी से हमारा फिनॉल तैयार होगा। तो हम क्या करेंगे, गर्म पानी है ना, गर्म पानी में इसको डाल देंगे, मतलब जो है गर्म पानी इसमें डालेंगे, ठीक है, वार्म वाटर डालेंगे। तो जैसे ही गर्म पानी इसमें डालेंगे तुरंत एक ज़बरदस्त रिएक्शन होगा और यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा आपका, यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा। यहाँ पर जो है फिनॉल की उपलब्धि हो जाएगी, प्लस N2 और प्लस HCl जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगा। तो ये हो गया बेंजीन डायजोनियम लवण से आपने देखा कि किस तरह से एनिलीन को हम पहले Na, Na2 और HCl से रिएक्शन कराने पर हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, उसके बाद इसको गर्म करने पर हमको फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर HCl ही क्यों लिए, है ना, तो ये सब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। HCl हमने लिया इसीलिए यहाँ पर क्लोरीन आया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आया। यहाँ पर Br लेता तो यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड हो जाता, तब फिर ये रिएक्शन होता ही नहीं बच्चे, है ना। तो ये क्यों लिया हमने, ये सारा चीज़ जो है अगर आप लगातार क्लास करते आ रहे हैं ना, तो कहीं पर मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि हर एक पॉइंट पर जहाँ पर भी मैं पहुँचा हूँ तो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। आप लोगों को यदि कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका जो है जवाब दिया जाएगा। चलिए ये तीसरा नंबर हो गया 3 डायजोनियम लवण के द्वारा। अब देखिए चौथे नंबर में है क्यूमीन से, क्यूमीन से, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये क्यूमीन क्या है, पहली बार नाम सुन रहे हैं, क्यूमीन कहाँ से आया। तो देखिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं, हम क्यूमीन बोलते हैं। क्यूमीन कॉमन नाम है और ये IUPAC नाम है, ठीक है। देखिए ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इस बेंजीन में आप क्या कीजिए, हाँ ये लगा दीजिए। तो ये आपका क्या है, आइसो ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, और ये क्या है, बेंजीन है। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं कॉमन नेम में। तो चलिए काम कर लेते हैं हम फिर यहाँ से। सबसे पहले हम यहाँ पर क्यूमीन बना लेते हैं, ठीक है। तो क्यूमीन बना लेते हैं यहाँ से, तो कार्बन, इधर कार्बन, इस कार्बन को इधर डाल देते हैं हम, ठीक है, और इस इधर एक हाइड्रोजन है, 3-4 वैलेंसी पूरा हो गया। ये क्या चीज़ है, क्यूमीन है, ठीक है ना। अब इसका हम क्या कराते हैं, O2 के साथ, यानी इसको हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इसको हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है तो देखिए कि कुछ इस तरह की कहानी होती है, ठीक है। ये कार्बन जो है, इसी कार्बन से जाकर क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो O2 है, 2 ऑक्सीजन, ये इसके बीच में जाकर एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हो गया, इसके बीच में जाकर ये क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इसका हम क्या कराएंगे, H+ का सोर्स इसको देंगे, वाटर लेंगे, वाटर के साथ इससे इसको H+ का सोर्स भी मिल जाएगा, प्रोटॉन का सोर्स भी मिल जाएगा। आप जानते हैं H+ OH- में ये टूटता है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी भाई, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपको, ये H+ जैसे ही हम यहाँ पर देंगे तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट देख रहे हैं, कौन सा पार्ट देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कार्बन है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, ये 2 CH3 यहाँ से निकल जाएगा एकदम, ये वाला पार्ट जो है पूरा यहाँ से निकल जाएगा बाहर, और ये वाला पार्ट यहाँ पर बचा रह जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर OH बचा रह गया, ठीक है, इसके साथ OH जुड़ा रह गया। और साथ ही इधर आपको क्या बन जाएगा, इधर आपको बन जाएगा CH3CO CH3CO CH3, यानी ये क्या चीज़ है, एसीटोन है। ये बाय प्रोडक्ट में एसीटोन होगा, और ये आपका फिनॉल जो है ये मेन प्रोडक्ट है। तो एसीटोन का मतलब क्या है, इस तरह से, यही क्या है, एसीटोन है। तो इसमें से क्या निकला,
ये CH3, ये CH3, ठीक है, और ये 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3, तो 1 2 3 ये पूरा 3 कार्बन और साथ ही ये ऑक्सीजन। तो हुआ क्या, पूरा ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से निकल गया और यहाँ पर एसीटोन बना लिया और ये OH बच गया, तो यहाँ पर फिनॉल बन गया। तो इसको कहते हैं हम लोग क्यूमीन से। किस तरह से आपने देखा कि ये हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन की कि अगर हम क्या चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि फिनॉल जो है वो मुख्य उत्पाद, ठीक है, इस रिएक्शन से क्या होता है कि फिनॉल भी अच्छा मात्रा में जो है प्राप्त होता है और एसीटोन भी अच्छा मात्रा में प्राप्त होता है। मतलब दोनों की जो लब्धि है वो लगभग समान होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो कॉमर्शियली जो है इंडस्ट्री लेवल पर क्यूमेन से ही क्या किया जाता है, फिनॉल बनाया जाता है। तो चलिए अभी तक आपने क्या देखा, पूरा का पूरा चीज़ देख लिया कि फिनॉल को हम कैसे बना सकते हैं, ये पूरा ख़त्म हो गया। अब आगे हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि फिनॉल और अल्कोहल के भौतिक गुण की ओर। तो तब तक आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब हम फिर कहानी को जो है आगे की ओर चले आएंगे। चलिए यहाँ से हम बात करने वाले हैं भौतिक गुण के बारे में, ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल की भौतिक गुण के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको बस थोड़ा सा जो है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्वथनांक के बारे में जान लेना है। तो देखिए सबसे पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है अल्कोहल और फिनॉल में, वो किस वजह से होता है, वो हाइड्रोक्सिल समूह के कारण होता है, ठीक है। ये जो OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है, इसके कारण क्या होता है, इसी के कारण भौतिक गुण दर्शाया जाता है अल्कोहल और फिनॉल के द्वारा। तो चलिए वो भौतिक गुण के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा है, सिर्फ इसी के बारे में हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और आज से ज़्यादा जो आपके NCERT में भी नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि आप लोग तो जानते ही हैं क्वथनांक के बारे में, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस तरह से प्रभावित होता है, क्या उसका ऑर्डर है, कैसे होता है, वो सारा चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल और फिनॉल का, वो बढ़ता है कार्बन की संख्या बढ़ने से। सबसे पहला नंबर में आप यहाँ पर नोट कर लेंगे कि कार्बन की संख्या बढ़ने से, यानी हम ये भी तो बोल सकते हैं कि कार्बन की संख्या जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे, तो अल्कोहल और फिनॉल के क्वथनांक से, ठीक है। यहाँ पर हम अल्कोहल और फिनॉल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वही है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या बढ़ने से क्या होता है कि क्वथनांक अल्कोहल और फिनॉल का बढ़ता है। तो इस आधार पर आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ मिथेनॉल, मिथेनॉल लिख रहा हूँ, इथेनॉल लिख रहा हूँ और प्रोपेनॉल लिख रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि ये सब क्या है, ये सब अल्कोहल का नाम है भाई। मिथेनॉल मतलब ये है, इथेनॉल मतलब ये है, प्रोपेनॉल मतलब ये है। तो इस तीनों में जब हम बॉइलिंग पॉइंट का हम कंसीडर करते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है, तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो कार्बन की संख्या ज़्यादा होने के कारण प्रोपेनॉल का सबसे ज़्यादा, उससे कम इथेनॉल का, उससे कम मिथेनॉल का क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। ये बात मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसके बाद देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन की संख्या पर ही निर्भर करता है, दूसरे चीज़ों पर भी क्या होती है कि ये बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल और फिनॉल का, ये निर्भर करता है। तो अभी हम यहाँ पर अल्कोहल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली होता है ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग कहने का मतलब शाखा कि कितना ब्रांच निकला हुआ है, पेरेंट चेन से कितना ब्रांच निकला हुआ है। तो अगर ब्रांचिंग बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल जो है याद रख लीजिएगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये जो आपका है 2 डिग्री अल्कोहल है, ये जो आपका है 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है, 3 डिग्री में। देखिए इधर भी कार्बन निकल गया, इधर भी कार्बन निकल गया, इधर भी कार्बन निकल गया, इसमें इधर निकला है, इसमें कहीं से भी ब्रांच नहीं निकला हुआ है। तो ब्रांचिंग के आधार पर आप बात करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, 2 का उससे कम, 3 का उससे कम। क्यों भाई, क्योंकि ब्रांचिंग सबसे कम 1 डिग्री में है, नहीं है ब्रांचिंग 1 डिग्री में, ब्रांचिंग जो है नहीं है। तो ब्रांचिंग जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा,
समझ गए। ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा किस में होता है, 3 डिग्री में होता है, इसीलिए 3 डिग्री में ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है ना। बिल्कुल एकदम क्लियर पॉइंट होने वाली है आपकी, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं, देख लो ये हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ इसको हम बोलते हैं ये प्रोपेनॉल बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये रहा, ये हाँ ये हो गया, क्लियर है। उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, देखिए 1 2 3 आपके पास अल्कोहल है, इसमें आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, तो इसमें ब्रांचिंग निकला हुआ है, तो इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इन दोनों से, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, क्लियर बात है। उसके बाद देखिए इस दोनों के पहले बात कीजिए, इसमें इस दोनों में सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो इसमें कार्बन की संख्या 3 है, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या 4 है, तो सबसे ज़्यादा इसको मैं नंबर दे देता हूँ, ये 3 नंबर मान लीजिए, ये 1 नंबर मान लीजिए, ये 2 नंबर मान लीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो है किसका हो जाएगा, 3 नंबर का हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ब्रांचिंग भी नहीं है और कार्बन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद किसका हो जाएगा, उसके बाद आपको 2 नंबर हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 नंबर। अब कहेंगे कि सर इसमें तो ब्रांचिंग है, इसमें तो ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो ये ना पहले होना चाहिए था। तो आप कार्बन की संख्या को क्यों भूल रहे हैं, कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 5 है, इसमें कार्बन की संख्या 3 है, 2 कार्बन का फर्क हो गया। 1 कार्बन का फर्क होता तो कुछ सोचते हम, लेकिन 2 कार्बन का फर्क हो गया, तो आंख बंद करके हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्रम इस क्रम में आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कार्बन की संख्या के आधार पर और बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्रांचिंग के आधार पर किस तरह से अल्कोहल और फिनॉल का बदलता है। अब सी नंबर में देखिए तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अंतर अणुक है ना, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण। अब देखिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल और फिनॉल का, ये अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण भी प्रभावित होता है। अब अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या है, तो देख लीजिए ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण भी बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल फिनॉल का क्या होता है, प्रभावित होता है। तो कैसे होता है, जल्दी से देख लीजिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर जो है बना रहा हूँ, ये आपका क्या है, अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है, ठीक है। चलिए ये एक अल्कोहल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बढ़िया बात है ना। ये गलती ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये एक अल्कोहल है, ये दूसरा अल्कोहल है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं तीसरा अल्कोहल बना देता हूँ, ठीक है ना। आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। RH और ये O, ठीक है, O के साथ H जुड़ा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये अल्कोहल है। तो 3 अल्कोहल आपके सामने मैंने रखा, ये पहला अल्कोहल, ये दूसरा अल्कोहल, ये तीसरा अल्कोहल। अब आप देखिए कि अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहाँ देखने को मिलता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, 2 तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, तो हम बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर की। तो इंटरमोलिकुलर क्या होता है कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। लेकिन जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर नहीं, उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अलग अलग के बीच में बनेगा तो इंटरमोलिकुलर, और एक ही के बीच में हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल ये बात निकाल दीजिए, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या है कि एक जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जैसे ऑक्सीजन है, और दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जैसे हाइड्रोजन है, और इसके बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनता है। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। अब इस सेकेंड और तीसरे नंबर वाले एल्कोहल के बीच में ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यही क्या चीज़ है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर है? चलिए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाता है एल्कोहल में। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में भी वही चीज़ हो जाएगा। फिनॉल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2-3 फिनॉल बना देता हूँ पहले। ठीक है, तो फिनॉल में भी देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये फिनॉल, ये फिनॉल, ये फिनॉल। अब देखिए इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो आप समझ गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, अलग अलग के बीच। अब चलिए बात होता है कि अंतर अणु हाइड्रोजन आवंत से ये बॉइलिंग पॉइंट प्रभावित कैसे होता है, ये बात बताइए सर, बकवास कर रहे हैं आप। तो चलिए यही बात आपको हम बता देते हैं। अब चलिए देखिए, आपको हम एक डाटा ले रहे हैं एनसीईआरटी का, या क्वेश्चन भी आप उसको समझ लीजिए। ये रह गया आपका ये इथेनॉल, ये हो गया आपका ईथर, ठीक है, और यह हो गया आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब देखिए इस तीनों में जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, इस तीनों में जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखिए हम यहाँ पर मोलिकुलर मास बटे बॉइलिंग पॉइंट लिख रहे हैं। मतलब दोनों चीज़ को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मास भी देखेंगे कि कितना मास है, जो कि कार्बन की संख्या के आधार पर, जितना एटम है उसके आधार पर होगा मोलिकुलर मास। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पर डाटा है आपके पास। तो देखिए इसका जो मोलिकुलर मास जानते हैं ना, हर एक एटम का मास को जब हम जोड़ देते हैं भार को तो मोलिकुलर मास निकल जाता है। तो इसका जब हम मोलिकुलर मास देखते हैं तो इसका 46 आता है, और इसका जब हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं भाई तो 351 केल्विन आता है। इसका जब हम देखते हैं क्या चीज़, मोलिकुलर मास, तो ये आता है 46, और इसका जो आता है आपको ये आता है 248 केल्विन। और इसकी जब हम बात करें, इस डाटा की बात करें, तो इसका 44 होता है मोलिकुलर मास और 231 केल्विन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट का यूनिट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को हम किस चीज़ में लेंगे, केल्विन में लेंगे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर दे रहे हैं ना, तो टेम्परेचर का हमको क्या करना है, यूनिट लेना है, चाहे वो केल्विन हो चाहे वो सेल्सियस हो, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या कहते हैं कि 25 डिग्री केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है, या 25 डिग्री वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, या 273 केल्विन है, या 373 केल्विन है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम तो गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट का जो यूनिट इकाई होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग केल्विन से, उसके साथ केल्विन लगा के, या टेम्परेचर का जो भी यूनिट होता है, इकाई होता है, वो लगा के दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि देखिए इसका और इसका मोलिकुलर मास आपको सेम दिख रहा होगा, और इसका भी मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 ही पॉइंट जो है अंतर है यहाँ पर। लेकिन आप जब बॉइलिंग पॉइंट को देखिए तो ज़बरदस्त क्या हुआ है, बदला हुआ है, ज़बरदस्त चेंज आया है। इसमें 351 केल्विन है, इसमें देखिए 248, लगभग 100 केल्विन कम हो गया, और इसमें थोड़ा सा कम हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मोलिकुलर मास तो सेम है। अब आप बोलेंगे कि सर मोलिकुलर मास की बात क्यों कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था ना, कार्बन संख्या के आधार पर, या मोलिकुलर मास वही हुआ ना, कार्बन की संख्या या मोलिकुलर मास आप ले लीजिए, एटम की संख्या ले लीजिए टोटल, तो मोलिकुलर की संख्या पर निर्भर करता है। तो मोलिकुलर की संख्या जब बराबर है तो बॉइलिंग पॉइंट तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन ईथर में और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बोर्ड लेवल के लिए भी आ सकता है, बोर्ड लेवल के लिए भी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इस दोनों में नहीं होता है, इसलिए इस दोनों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल से कम है। चलिए अब क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं एक, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास रहेगा तो ठीक रहेगा। चलिए ये हो गया आपका 1 2 3 4, उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन के साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, बस उसको समझ लेना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
आप लोग कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा है सर, हमको तो मज़ा आता है वैसी चीज़ में, है ना, हमको तो गर्लफ्रेंड में मज़ा आता है, इस समय हमको थोड़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। क्या सर आप भी, पढ़ने में क्या मज़ा आएगा, पढ़ने में किसको मज़ा आता है सर। हाँ ठीक है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता तो थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, बस फिर क्या है, फिर तो उसी सब में तुम लोग को लगना है, मुझे पता है ना। तो देखो ये आपका हो गया 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया आपका। देखिए ये आपका हाइड्रोकार्बन है, सिंपल 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन है। ये क्या चीज़ है आपको, ये ईथर है, पढ़ा आप लोगों ने ईथर के नोमेनक्लेचर के बारे में, है ना। ऐसा ईथर है ये सिमेट्रिकल जो है ईथर है। उसके बाद ये आपका क्या है, ये देखिए ये जो ग्रुप है इससे पता चलता है कि ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, एल्कोहल है। तो देखिए चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे ईथर हो, चाहे हाइड्रोकार्बन, कुछ भी हो, अरे भाई कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो किसका होता है, वो एल्कोहल का ही होता है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्कोहल का ही होता है। कारण क्या है, कारण है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका कारण है। तो इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपको देखने को मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन की संख्या लगभग क्या है, सब जगह बराबर है, फिर भी इसका सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो चलिए ये पूरा का पूरा फिजिकल जो है भौतिक गुण आपको बता दिया गया अल्कोहल और फिनॉल के बारे में, ठीक है। इथर की तो बात ही नहीं करेंगे, इथर तो हम बाद में पढ़ेंगे एक साथ जब आएंगे वहाँ पर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सब चीज़ इथर का पढ़ेंगे। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए अब हम लोगों का नया टॉपिक शुरू होगा यहाँ से, अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, ठीक है। ईथर बाद में पढ़ लेंगे, अल्कोहल एवं फिनॉल के रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। अभी तक हमारा आधा चैप्टर खत्म हो गया, एक पार्ट खत्म, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट शुरू हुआ है किस चीज़ का, तो अल्कोहल और फिनॉल का रासायनिक अभिक्रिया, कि ये कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएँ करती है, जो फेमस केमिकल रिएक्शन है जो इनके द्वारा होता है। तो चलिए इससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक बात बताता हूँ कि जो अल्कोहल है आपका, ठीक है ना, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल ये देखिए दो तरह से काम कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन रागी की भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन रागी भी हो सकता है, और ये नाभिक रागी भी हो सकता है, या नाभिक स्नेही भी हो सकता है। दो तरीका से ये काम करता है। अल्कोहल आपका इलेक्ट्रॉन रागी भी हो सकता है किसी रिएक्शन में, और किसी रिएक्शन में ये क्या हो सकता है, नाभिक रागी भी हो सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रागी होगा, यानी जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अंग्रेजी भी, जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, जब ये या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तब क्या होगा। तो देखिए जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है तब क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। कार्बन और, देखिए ये आपका क्या है, अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल है। तो क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है, और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है तब क्या होता है, तो तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। बिल्कुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको भैया, कि इलेक्ट्रॉन रागी की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह जब ये अल्कोहल काम करता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का क्या होता है, बॉन्ड टूटता है। चलिए आप बोलेंगे कि ये तो आप अपने मन से सर बता रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है आपके पास। तो चलिए इसी को बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दे दूं, है ना, ताकि आप लोग हमको कम ना आके, ठीक है, या बोले कि सर को तो आता ही नहीं होगा इसीलिए नहीं बता रहे होंगे। तो चलिए बताता हूँ मैं, एक भी प्रूफ नहीं छोड़ूंगा। ये अल्कोहल है आपका, है ना, ये क्या चीज़ है, अल्कोहल है, अल्कोहल है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा, कोई शक नहीं होना चाहिए, 2 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो ये क्या चीज़ है आपका, अल्कोहल है, ठीक है। चलिए मान के कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, यानी नाभिक रागी की तरह ये कार्य कर रहा है, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन है, मान के चलिए कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है बेचारा, ये गरीब है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बताइए, ये अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएगा, किसको,
कार्बोकैटायन को जाने देने के लिए जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप कि RO ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ गया, और हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है ही, सॉरी हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है ही, ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ गया। लेकिन कार्बन पहले प्लस था, अब जो है इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस आया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज हो गया। तो इस तरह से हो गया। अब चूंकि ऑक्सीजन जो होता है ना, ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसीलिए अपने ऊपर प्लस चार्ज इसको अच्छा नहीं लगता है। ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनता है, इसको कैसे बर्दाश्त होगा कि मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्या करेगा, फिर इस हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है ये खींच लेगा, अपनी ओर ले लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, और H+ यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपना, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़कर यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये ROC बन गया, यानी कि ये ईथर बन गया। तो एक तरह से आप देखिए कि ईथर बनाने का विधि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अल्कोहल कार्य कर रहा है, क्योंकि कार्बोकैटायन प्लस चार्ज वाले के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कार्य कर रहा है, और उसमें ईथर बन जा रहा है। वो हम पढ़ेंगे आगे कि ईथर कैसे बनाया जाता है अल्कोहल से, तो डिटेल में, इससे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य किया, तो ये काम किया इसने। अब चलिए देखिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये कैसे काम करेगा, ठीक है, इस बात को भी देख लेते हैं। तो ये हो गया, ये है O और ये है H, ठीक है, अल्कोहल है, तो मान के चलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह यदि ये काम, अच्छा एक बात और कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो टूट रहा है, कहीं टूट रहा है, ये जो बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया, तब ना हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, प्रूफ हो गया। दूसरी बात, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम कर रहा है, तो इस बार हमको देखना है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है कि नहीं टूटता है। चलिए इलेक्ट्रोफाइल है और ये H+ है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है और ये H+ है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है, ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन इस H+ को दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस H+ को दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से RCO पे तो H था ही, एक और H जुड़ गया, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन ले लिया है तो प्लस माइनस बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ बन गया, ठीक है, ये चीज़ बन गया। इसको हम OH2+ भी लिख सकते हैं, OH2+, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं पूरा को। ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ से हम आगे की बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त चीज़ होगा कि यहाँ पर जो है कोई जो है एजेंट आएगा, दूसरा एजेंट इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर Br- आया, ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। आप बोलेंगे कि इस पर क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इस पर फिर से प्लस चार्ज है, ये विचलित हो रहा है कि मैं अपने ऊपर प्लस चार्ज कैसे रखूं। तो ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन जो है, वैसे भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है कार्बन से, लेकिन जब प्लस चार्ज आ गया तो ये और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, तो अब ये और इलेक्ट्रॉन को कार्बन से खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर साइट बन रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का। तो ये ब्रोमीन जो है इस कार्बन पर अटैक किया, और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये यहाँ से बाहर निकल गया, OH2 जो है पूरा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस यहाँ से H2O जो है ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये अल्काइल ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। तो अल्कोहल से अल्काइल ब्रोमाइड ये बन गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, गौर करने वाली बात आपको ये है कि ये जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य कर रहा है, तब क्या आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है? तो बिल्कुल टूट रहा है। ये देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था, यही बॉन्ड टूटा, यही बॉन्ड न टूटा, तब ये OH2 क्या हो गया, यहाँ से H2O जो है यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसी आधार पर पढ़ेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कौन कौन से रिएक्शन में टूट रहा है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड कौन कौन से रिएक्शन में टूट रहा है, मतलब कहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य कर रहा है और कहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा है। इसी चीज़ को हम आधार बनाकर आगे जो है इसका पूरा का पूरा रिएक्शन को पढ़ डालेंगे, ठीक है। तो इससे आगे भी आपका जो चैप्टर होगा वो शानदार होगा, आसानी से आपको बिल्कुल भाषा में समझ में आ जाएगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से तब अगले क्लास में।